अभी हमारे साथ हैं विकास जी, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री कांके रांची से एमफिल किया है इन्होंने, और उसके बाद निम्हांस बेंगलोर में भी इनका काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है साइकेट्रिक डिजॉर्डर को साइकोलॉजिकली ठीक करने का। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये साइकोथेरेपी क्या है। क्या ये काउंसलिंग और साइकोथेरेपी एक ही चीज़ है या कुछ अलग है? विकास जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्ते। जैसा सर ने पूछा कि काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी एक है या अलग है, तो जनरली काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टेक्निक हैं। काउंसलिंग जो है वो शुरुआती दौर में या इनिशियल जो फेज़ बोलते हैं साइकोथेरेपी का होता है। जनरल टर्म में साइकोथेरेपी लोग नहीं समझते हैं तो काउंसलिंग बोल के हम लोग एड्रेस करते हैं। बट काउंसलिंग जैसे 1-2 सेशन 3 सेशन की जो चीज़ें होती है, जिनका हेल्प करके हम लोग किसी भी समस्या नहीं है किसी भी तरह का, लाइक साइकोलॉजिकल या इमोशनल, उसमें हम लोग काउंसलिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कैरियर काउंसलिंग हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया। तो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके, समस्या को लेके या जनरल कंसर्न को लेके हम काउंसलिंग करके हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी पर्सन को हम गाइड करते हैं। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं और आने वाले हैं, तो क्या आगे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट और लॉस होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर जैसे कोई आता है, कंसर्न है कि मुझे 12वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो कुछ चीज़ें जान के, कुछ चीज़ें जांच करके, पूछ के, उसके बेस पे, मतलब उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, नॉलेज कितना है, एप्टीट्यूड कितना है, इन सब चीज़ों के बेस पे हम काउंसलिंग करके उनको एक करियर के लिए हम उनको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस में मैथ या बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसका क्या आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा और किस में आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग के पार्ट में आ जाएगा। साइकोथेरेपी मतलब जो प्रॉब्लम है, जो कि इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है, या साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम, या आम भाषा में बोलें तो मानसिक समस्या में साइकोथेरेपी, जो कि साइकोथेरेपी एक सिस्टमेटिक अप्रोच और टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम यूज़ करके इसका हम बीमारियों को ठीक किया जाता है, और जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये पर्सन टू पर्सन, बीमारी टू बीमारी वेरी करता है। जैसे कि एक एवरेज सेशन या समय की बात की जाए तो 8 से 12 या 10 से 15 सेशन लगते हैं बीमारी टू बीमारी इसको ठीक होने में या उसको एड्रेस करने में। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनको कि मैं कहता हूं कि आप साइकोथेरेपी कराइए, तो कहते हैं डॉक्टर साहब सारी चीज़ें तो हम लोग घर पे भी बताते ही रहते हैं, है ना, जितनी भी बातें जो हम लोगों ने गूगल पे पढ़ी हैं थेरेपी के बारे में, सब चीज़ें हम लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट नहीं मानते हैं। तो ऐसा क्या खास है साइकोथेरेपी में जो घर वाले जो कहते हैं या मना करते हैं या किसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करते हैं पेशेंट, लेकिन थेरेपी में उन चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं? तो जैसा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि घर वाले बोलते हैं कि ऐसे करने पे ऐसे हो सकता है। जैसे कि किसी को नींद की समस्या है तो आप जल्दी सो और जल्दी जगो, वो एक थेरेपी का पार्ट भी हो सकता है। बट थेरेपी में एक सिस्टमेटिक अप्रोच और टेक्निक यूज की जाती है। थेरेपी में क्यों वो पर्सन सुबह जल्दी जग नहीं पाता है, रात में जल्दी सो नहीं पाता है, कुछ न कुछ एक रीज़न होता है, और उस रीज़न को फाइंड आउट करना, उसको जांचना पहचानना। कभी कभी हमें कुछ मनोवैज्ञानिक जांच करनी होती है जिनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट बोला जाता है। उसके थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछ करके, एक ब्रीफ इंटरव्यू करके वो जांची जा जाती है। उसके बेस पे उस पर्सन के लिए उस समस्या के अनुसार कौन सा टेक्निक होना चाहिए, कौन सा लाभदायक होगा, नहीं होगा, और कितना हद तक होगा, ये सारी चीज़ें की जाती है। जैसा सर आपने बोला कि घर पे तो हम बात
बताते ही हैं कि ऐसे करने से ये बेहतर होगा, लेकिन वो एक जनरल गाइडेंस हो सकता है, एक बात हो सकती है। लेकिन थेरेपी में वो चीज़ें एक सिस्टमेटिक टेक्निक यूज़ करके, जैसे कि मुझे बेचैनी हो रही है और नींद नहीं आ रही है, तो नींद ना आना बेचैनी के कारण हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स को ये लगता है कि नींद नहीं आ रही है, तो उस नींद में वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, जैसे कि अपने को इंगेज करने के लिए, बेचैनी को मैनेज करने के लिए गाने सुन सकते हैं, कुछ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें डिफरेंट करते हैं। तो ये घर वालों को लगता है कि ये स्पेसिफिक व्यवहार कर रहे हैं, इस वजह से नींद नहीं आ रही है। वो एक कहीं ना कहीं सही भी होता है, लेकिन वो बेचैनी को मैनेज करने के लिए वो एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि बेचैनी मैनेज हो जाए तो हम सो जाएं। या उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, एग्ज़ाम आ रहा है, मेरा एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो उस एग्ज़ाम की वजह से वो बेचैनी हो सकती है, जो कि पढ़ने या नींद न आने में, पढ़ने में प्रॉब्लम या लंबे समय तक पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो वो एग्ज़ाम का से रिलेटेड तनाव कारण हो सकता है नींद न आने में। इसी तरह तो वो कारण जानना, उस कारण के अनुसार अब वो कारण क्या हो सकता है वो जान के उसको हल ढूंढना, उसके अनुसार उनको कुछ टेक्निक बताना कि कुछ चीज़ें करने से, जैसे एग्ज़ाम 6 महीना पहले है और अभी हम उसको लेके चिंतित हो जाएं तो वो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह नींद ना आना एक प्रॉब्लम है, लेकिन नींद आने के पीछे क्या क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रहा है, वो चीज़ें, तो उसमें जैसे डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेना हेल्प कर सकता है, मेरे मन के विचारों को लिख लेना हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ टॉपिक है और टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, अप्रोच है, तरीका है जो कि थेरेपी में सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है और जिसका हेल्प क्लाइंट को होता है। इसी तरह अलग अलग प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे दूसरे परेशानी हो, चाहे आजकल जो बच्चे आते हैं जो कि ज़्यादातर नशा कर रहे हैं, खासकर हमारा बिहार में और आसपास के पटना में जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों का मोबाइल यूज़ ज़्यादा हो गया, इंटरनेट यूज़ ज़्यादा हो गया, तो ये कुछ हद तक प्लेजर देता है, फिर बाद में वो डिफ़िकल्टी और एक हानिकारक समस्या बन जाती है। ऐसा ज़्यादातर कौन कौन सी समस्याएं इस तरह की हैं जिसमें कि साइकोथेरेपी ज़्यादा कारगर है? जैसे कि कुछ बीमारी, जैसे सेम बीमारी में सीवियरिटी के बेस पे दवा ज़्यादा काम करती है, कुछ में साइकोथेरेपी ज़्यादा काम करती है। जैसे कि अब हम लोग इंटरनेट एडिक्शन या मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की अभी बात किए, तो इसमें बहुत हद तक जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा मेडिसिन का हेल्प शुरुआती में लेना होता है, गुस्सा, बेचैनी, ये सब को बट ज़्यादातर देखा जाता है कि साइकोथेरेपी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो बेनिफिट ज़्यादा होता है। डिप्रेशन हो गया, अगर डिप्रेशन बहुत सीवियर नहीं है तो वहाँ पे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी या साइकोथेरेपी ज़्यादा हेल्प करता। ओसीडी में बहुत हद तक साइकोथेरेपी का रोल होता है जो कि हमें ओसीडी को कम करने में, उसको ठीक होने में मदद करती है। बट ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि किस बीमारी में ज़्यादा साइकोथेरेपी बेनिफिट ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। वो सीवियरिटी के बेस पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी सीवियरिटी, जैसे साइकोटिक सिम्टम्स या बहुत पेशेंट डिस्टर्ब नहीं है, सुसाइडल नहीं है, तो इन ऐसे कारणों में जहाँ पे कम होते हैं वहाँ पे साइकोथेरेपी का मतलब एक जनरल टर्म में या आम भाषा में बोलो तो जो पेशेंट है जो चीज़ें सिखाई जाती है वो समझ सके, कर सके, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है तो वहाँ पे साइकोथेरेपी का काम करने और उसका इफेक्ट पॉजिटिवली होने का चांसेस बढ़ जाते हैं या ज़्यादा होते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो वैसे केसेस जो न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम के हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या डिप्रेशन है, सो अगर इनकी गंभीरता बहुत ही ज़्यादा नहीं है और पेशेंट कोऑपरेट करने के लिए तैयार है तो वैसी चीज़ों में, वैसे कंडीशन में हम लोग थेरेपी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जी सर।
ठीक है। और वैसे तो जैसा गाइडलाइन भी कहता है और मेरा भी जो अनुभव है कि कॉम्बिनेशन हमेशा यूज़फुल होता है इसमें, ठीक है। सो एक और भी शायद ख़ास बात है जो अक्सर हम लोग इनकाउंटर करते हैं प्रॉब्लम, कि जब जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, सो वहाँ पर दवाइयाँ थोड़ी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती हैं। सो वहाँ पर भी हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं काउंसलिंग पर कि अगर कोई भी वैसा कंडीशन हो जिसमें कि मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, या बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो चाहते हैं कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, मुझे काउंसलिंग के ज़रिए ही ठीक होना है। सो वैसे बहुत सारे मामलों में भी काउंसलिंग काफ़ी हद तक लाभदायक होता है। जी जी सर, आपने सही बोला कि कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ पे मेडिसिन हम बाधित हो जाते हैं कि एक डोज के बाद नहीं बढ़ा सकते या बिल्कुल ही नहीं दे सकते, तो वहाँ पे बिहेवियरली एंड साइकोलॉजिकली हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का हेल्प लेके उनकी समस्याओं को, उनके प्रॉब्लम को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और कुछ हद तक काफ़ी ठीक भी हो जाती है। उसका बेस्ट एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक पेशेंट देखा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, जिसमें कि 5 सालों से दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन कोई खास रिस्पांस नहीं है। लगभग सारी दवाइयाँ जो भी ओसीडी से रिलेटेड होती हैं वो चल चुकी हैं, लेकिन कोई खास बढ़िया रिस्पांस नहीं है। सो इसलिए नहीं है कि शायद जो पैटर्न बन चुका है ऑब्सेशन का वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए थेरेपी की आवश्यकता है। जी सर, इसमें ज़्यादा कारगर है। जी जी सर, मैं भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी इस एग्जांपल से याद आ गया, एक पेशेंट आती हैं, इसी सेंटर की हैं, उनको 40 साल से ओसीडी का परेशानी है, आप जानते होंगे। और इंडिया का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, निम्हांस, एम्स, CIP रांची, रिनपास, इन इंस्टीट्यूशन का नाम मेरा उनके क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो विजिट कर चुकी हैं, दवाइयाँ चली हैं, बट उनका एक जिद था कि मेरे को बीमारी है तो दवा से ठीक होना चाहिए। ये एक सोच और एक विश्वास उन्होंने डेवलप कर लिया था और 40 साल लग गए और उन्होंने खुद आके बताया। और एक मेरे प्रोफेसर हैं जिनके साथ मैं बेंगलोर में काम कर रहा था, उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने नाम लेके बुलाया कि वो उस समय पढ़ रहे थे और बोले कि मैडम आपके लिए साइकोथेरेपी ज़्यादा लाभदायक रहेगा, आप करा लीजिए। बस उस समय मैं एग्री नहीं की, लेकिन आज 40 साल बाद मैं आपसे काउंसलिंग करा रही हूँ और उसका 2-3 सेशन हुए हैं, काफ़ी हद तक उनके में सुधार है। पहले 5 घंटा वो नहाती थी, अब 50% से ज़्यादा वो खुद से रिपोर्ट करती हैं कि मेरे में सुधार हुआ है। तो कभी कभी बहुत दिनों तक हमें या बहुत सालों लग जाते हैं ये समझने में कि हमें जो करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, शायद मान लिए होते बात डॉक्टर साहब की, और तो काउंसलिंग मुझे 40 साल सफ़र नहीं करना पड़ता। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि काउंसलिंग या साइंटिफिक टर्म में साइकोथेरेपी हेल्प करती है बीमारियों को कम होने में, ठीक होने में। इसका एक और भी बड़ा रीज़न है कि क्योंकि एक तो साइकोथेरेपी कई जगह पे अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल है तो उसके लिए ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या आती है कि लोग अगर दूर से हैं तो यहाँ तक रेगुलरली फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन को मिक्स करके चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। एक और बड़ी समस्या आती है वो है कॉस्ट को लेकर, कि लोगों को अक्सर लगता है कि साइकोथेरेपी में इतने रुपए सेशंस लगते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो एक मेरा ओपिनियन है कि जितना का मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं, सो उसके मुकाबले थेरेपी का कीमत कम ही है कि, और ऐसा भी नहीं है कि थेरेपी हमेशा चलेगा। जनरली ये 10 सेशन से लेकर के 20 सेशन डिपेंड करता है कि पेशेंट के प्रॉब्लम पर, शायद उतने में लगभग काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या कुछ मेंटेनेंस सेशंस बीच में चल सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो वो फ़ायदा ही है पेशेंट को एक तरह से, लेकिन वो लोग थोड़े से बैकफुट पर रह जाते हैं कि लगता है कि नहीं इनिशियली इतना ज़्यादा लग रहा है। सो अगर हम किसी भी इलनेस को अगर हम कंपेयर करें, सॉरी मेंटल इलनेस को कंपेयर करें हम लोग किसी फिजिकल इलनेस से, सो अगर आप एक फ्रैक्चर भी किसी को हो जाता है अगर सपोज़, सो वहाँ पर भी एक छोटा सा ऑपरेशन करने का 20,000 से लेकर के 30-40,000 तक में लगते हैं। सो एक प्लास्टर लगाने का भी आपको कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच में लगेगा। सो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए लोग बहुत आराम से खर्च कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को समझ में ये बात नहीं आती है शायद ठीक से कि ये समस्या काफ़ी गंभीर है, जिसके चलते उनका लाइफ, उनका करियर सब कुछ दाव पे लगा रहता है।
और मेंटल इलनेस में सिर्फ एक पेशेंट बीमार नहीं होता है, बल्कि एक वो पूरे कह सकते हैं कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है उसकी बीमारी। सो उसको और आगे आकर के काउंसलिंग करा करके, सॉरी, साइकोथेरेपी करा करके उन चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। और इसका कॉस्ट उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं या लोग सोचते हैं। सो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट अगर देखा जाए तो वो मेडिसिन से ज़्यादा साइकोथेरेपी का होता है, और कॉस्ट भी उतना नहीं है जितना कि मेडिसिन का होता है। ये शॉर्ट टर्म में भले ही ज़्यादा खर्चीला लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें कोई खर्च नहीं है। सर मैं ऐड करना चाहूँगा थोड़ी कुछ बातें। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने एक फ्रैक्चर या प्लास्टर का एग्जांपल दिया, तो वो शारीरिक या विजुअली हमें ऑब्जेक्टिव रूप में दिखता है कि फ्रैक्चर हुआ है तो लाइन होगा, एक्सरे में आएगा। बट जो मानसिक बीमारी है उसमें हमें कुछ ऑब्जेक्टिवली दिखता नहीं है। सब्जेक्टिवली जो पेशेंट बोलता है या एज ए प्रोफेशनल हम लोग पढ़ाई किए हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये एक बीमारी है। ज़्यादातर गार्जियन या केयर गिवर या जो भी सोसाइटी है उनको लगता है कि ये उनकी प्रॉब्लम है, वो जानबूझ के कर रहे हैं। ये एक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारा मेंटल हेल्थ को लेके, मेंटल इलनेस को लेके, और उतना ही कम अवेयरनेस है, कम जानकारी है कि इनको कैसे ठीक किया जाए। रही बात साइकोथेरेपी के इम्पोर्टेंस की और कॉस्ट की, तो ये बहुत ही कम है। खासकर इंडिया में ही मेट्रो सिटीज़ या जो बड़ी शहर हैं या कंपेयर करें दूसरे देशों की वहाँ से, तो हम लोग के ही सेंटर के कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बाहर में रहते हैं बट यहाँ से ट्रीटमेंट कराना प्रीफर करते हैं, चाहे वो दवा का हो या काउंसलिंग या थेरेपी का हो। तो वो चीज़ें भी है। और ये एक स्टिग्मा है कि ये तो बातचीत करके ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें एक क्या नया होगा, वो तो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कि साइंटिफिक चीज़ें लोगों को करता है कि 1 घंटा बात किए और इतना फीस ले रहे हैं, तो वो 1 घंटा देना और उसमें वो चीज़ें उन पेशेंट को सिखाना, समझाना और उनके साथ मिल के वो चीज़ें कराने की कोशिश करना, वो बहुत ही कम चार्जेज होते हैं। और इस वजह से ये सारे थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, कुछ ये सब इश्यूज होते हैं जिस वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट और बिलीव नहीं हो पाता है काउंसलिंग और उस सब चीज़ों को लेके। बट ये एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। और मैं सारे व्यूअर से जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोगों को लगता है कि उनको कुछ समस्या हो रही है तो प्लीज़ रिकमेंड करें प्रोफेशनल से मिलने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे ही फील्ड से बहुत सारे ऐसे अनट्रेंड लोग हैं जो कि मिसगाइड कर देते हैं। मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको सारी चीज़ें पता है या नहीं है, बट एक ट्रेंड और एक थोड़े से यूजी पीजी के लोगों में जानकारियाँ तो होती ही है, कम होती है। तो एक ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ट्रेन लोगों से आप हेल्प लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा वो लाभदायक होगा, चाहे वो दवा का हो या चाहे वो साइकोथेरेपी से रिलेटेड उपाय हो। थैंक यू विकास, आज बहुत अच्छी जानकारी मिली साइकोथेरेपी के बारे में। उम्मीद है कि लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जिन लोगों को भी न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम की समस्याएं हैं, जैसे एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, ओसीडी है या इंटरनेट एडिक्शन है या सेक्सुअल डिस्फंक्शन है या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, सो इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका कि समाधान साइकोथेरेपी के माध्यम से है। और ये बिल्कुल गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है, क्योंकि इसमें लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो उन्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं होता है कि अच्छा मैं ऐसे भी सोचता हूँ या मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ क्या। सो ये एक ऑल्टरनेट तरीका देता है आपको लाइफ को जीने का, कि कैसे आप और बेहतर तरीके से लाइफ को जी सकते हैं अदर देन इलनेस। मैं सिर्फ इलनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हमारे लोगों में दिखते हैं कि अक्सर बहस होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, या वो अपने चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है, वो अपने फ़ोन के हैबिट को मैनेज नहीं कर पाता है, अपने इमोशन को हैंडल नहीं कर पाता है। इन सारी चीज़ों में कारगर है। हम लोग इन चीज़ों पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे इमोशनल हैंडलिंग के बारे में, खास करके एडोलेसेंट को लेकर, क्योंकि उसमें प्रिवेंटिव साइकोथेरेपी या कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव काउंसलिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है उसमें, कि एक बार अगर बिहेवियर डेवलप हो गया
तब तो शायद आपको ज़्यादा मेहनत करेगा, हम उसे डेवलप ही नहीं होने दें। सो एक ऐसा हेल्दी पैटर्न फैमिली में डेवलप करें या लाइफस्टाइल में, जिससे कि वो चीज़ें आने ही ना पाए। इस पर हम लोग एक अलग सी वीडियो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।